नमस्कार साथियों, मैं हूं रविंद्र YouTube 2। इस बार नई कहानी लेकर के हाजिर हूं साथियों। आज की जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वह बहुत ही जबरदस्त और कमाल की है। पिछले काफी समय से मेरे पास यह रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमारे लिए एक भूत बगनला और खूबसूरत भूतिनी की हॉरर स्टोरी लेकर आओ। तो आज एक ऐसी ही जबरदस्त स्टोरी है जिसके अंदर आपको सस्पेंस एंड थ्रिलर इन सब का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। साथियों, आज की कहानी अजय और राजेश अपनी किसी दोस्त की शादी में जा रहे थे, लेकिन बीच में फंस जाते हैं एक भूत बंगले में, जहां सालों से कैद आत्माएं अपनी मुक्ति के लिए इंतजार कर रही थी एक अच्छे आदमी की, जो उनको इस नरक से मुक्त कराए। और उनको वह मिलती है एक लड्डेच की, जिसे वह पहली बार देखते ही राजेश मंत्रमुग्ध हो जाता है और मन ही मन उससे मोहब्बत करने लगता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि जिस लड़की को वह देख रहा है वह उसके साथ हो रहा एक बहुत बड़ा छलावा है, जिसके के अंदर वह फंसता जा रहा है। उसके पीछे जाते जाते वह एक ऐसी जगह पर जाकर फंस जाता है जहां पर उसके सामने एक इतनी बड़ी सच्चाई खुलती है कि उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। तो चलिए अब पूरी कहानी सुनते हैं। लेकिन साथियों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टोरीज तो अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन कई साथी ऐसे भी हैं जो स्टोरीज तो सुन लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे दिल की गहराइयों से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा हौसला और मजबूत हो सके और आपका मेरे साथ दिल का रिश्ता बन सके। और हाँ, जो लोग पहली बार कहानी सुनने के लिए आए हैं वह जल्दी से अपना नाम कमेंट बॉक्स में बताएं और वह कितने सालों से स्टोरी सुन रहे हैं यह भी बताएं। तो चलिए अब आगे की स्टोरी अजय के पर्सपेक्टिव से सुनते हैं। रहस्यमय डाक बंगला। शाम होने पर वैसे भी तो अंधेरा होता ही है, लेकिन न जाने क्यों उस वक्त मुझे बहुत गहरा अंधेरा महसूस हो रहा था। कुछ ऐसे ही माहौल में एक नई चमचमाती सेंट्रो कार शहर की तरफ धीमी गति से बढ़ी जा रही थी। कार को अजय ड्राइव कर रहा था। उसके बगल में उसका परम मित्र राजेश बैठा हुआ था। दोनों अपने दोस्त विजय की शादी में जा रहे थे। अचानक से अंधेरा और गहराने लगा। आकाश में काले काले बादल अचानक कहां से आ गए थे और साथ में उनकी गड़गड़ाहट का शोर सुनाई पड़ने लगा। उस अंधेरे माहौल में और सुनसान जगह में बादलों का वह शोर अत्यंत डरावना प्रतीत हो रहा था। अजय की बाजू में बैठा राजेश खामोश था। जिस जगह से कार इस वक्त गुजर रही थी वहां उसे एक अजीब सा डरावना सा एहसास हो रहा था, जिस कारण उसके भीतर एक अनजान सा भय उभरने लगा था और रह रहकर वह सिहर जाता था। वह मन ही मन मना रहा था कि वे जल्द से जल्द इस रास्ते को पार कर लें और विजय की शादी में शामिल हो जाएं। लेकिन अभी 1 घंटे का सफर और शेष था। राजेश को खामोश देखकर अजय ने पूछा, राजेश यार, तुम तो बुत की तरह बैठो, इस तरह खामोश क्यों हो? क्या सोच रहे हो? इस जगह के बारे में सोच रहा हूं अजय, यह जगह कितनी अजीब सी है। राजेश ने अपने दिल की बात कही। किस जगह के बारे में? अजय शायद समझा नहीं था। जहां से इस वक्त हमारी कार गुजर रही है। ओह, लेकिन क्या सोच रहे हो? राजेश ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि इस जगह को हम जल्द से जल्द पार करके निकल जाएं। राजेश की बात सुनकर अजय जोर से हंस पड़ा। हंसते हंसते बोला, साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तुझे डर लग रहा है? तू यही समझ ले यार, सड़क के दोनों तरफ घने घने पेड़ इस अंधेरे में ऐसे लग रहे हैं मानो हम भूतों के बीच से होकर गुजर रहे हों, और यहां का अंधेरा ऐसा महसूस होता है कि मानो ये हमें समूचा निगल जाएगा। बहुत कमजोर दिल का आदमी है तू राजेश, अजय ने कहा। फिजूल में इतनी डरावनी कल्पनाएं किए जा रहा है। कभी कभी कल्पनाएं भी सच से भी ज्यादा भयानक हो जाती हैं अजय, परंतु इसमें अधिकांश कारण अपना भ्रम होता है। अनजाना सा भय अपने ही विचारों से पैदा होता है। अजय बोला, गलत कह रहा है तू। आत्माएं भ्रम नहीं होती, वह जहां कहीं भी होती हैं वहां इसी प्रकार का माहौल महसूस होने लगता है जैसा इस रास्ते पर है। तुझे याद है कि अभी हाल में एक भूत बंगले में बारे में समाचार में छपा था, जहां कोई नहीं ठहरता और जो भी वहां ठहरता है वह या तो अगले दिन मर जाता है या फिर 2-4 दिन बाद। अरे हाँ, अजय को जैसे याद आया, यह समाचार में मैंने भी पढ़ा था। वह किसी ऐसे डाक बंगले के बारे में ही था। मजे की बात यह है कि वह डाक बंगला यहीं कहीं आसपास ही है। क्या? राजेश ऐसे उछला जैसे उसे बिजली का करंट लगा हो। वह डाक बंगला आसपास ही है? हाँ अजय, राजेश घबरा उठा।
कार की स्पीड तेज करो, हमें जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहिए। अजय राजेश के घबराए चेहरे को देखकर ठाका लगाते हुए बोला, मानना पड़ेगा कि तेरा कलेजा चिड़िया जैसा है। खैर, तू कहता है तो मैं कार की स्पीड बढ़ाई देता हूं। इतना कहकर अजय ने कार के एक्सीलेटर पर पांव का दबाव बढ़ाना शुरू कर कार की स्पीड तेज हो गई। मगर अभी कार ने तेज स्पीड से 1-2 फरलांग की दूरी ही तय की थी कि तेज बारिश शुरू हो गई। ऐसे में तेज स्पीड से कार चलाना कठिन हो गया, लिहाजा अजय को कार की गति धीमी करनी पड़ी, क्योंकि मूसलाधार बारिश से रास्ते में पानी ही पानी नजर आने लगा था। वैसे भी उस रास्ते पर गड्ढे थे और कहीं भी कार गड्ढे में फंसने का अंदेशा था, लिहाजा एहतियात के तौर पर स्पीड को कम करना आवश्यक हो गया था। माय गॉड, राजेश के मुंह से निकला। उसके भीतर का भय और बढ़ गया। इस बारिश को भी इसी समय आना था। सॉरी राजेश, अजय ने विवशता से कहा, मैंने तो स्पीड तेज कर दी थी, लेकिन इतनी मूसलाधार बारिश में तेज स्पीड में कार चलाना जोखिम का काम है। बेहतर यही है कि हम धीमी गति से कार को चलाकर एहतियात के साथ यह रास्ता पार कर लिया जाए। राजेश ने गहरी सांस छोड़ी। ठीक है, उसके मन में आशंकाएं बलवती होने लगी थीं। अजय बड़ी सावधानी से कार ड्राइव करने लगा। उसका समूचा ध्यान सड़क पर था, जिस पर बरसात का पानी हेडलाइट की रोशनी में बहता नजर आ रहा था। अचानक तेज झटका लगा। झटका कार के गड्ढे में फंसने से लगा था। राजेश तो किसी तरह खुद को संभाल गया, क्योंकि उसने हाथ झटका लगते ही आगे को कर दिए थे, इसलिए उसका माथा विंडो स्क्रीन से नहीं टकराया, परंतु अजय का सिर सीधे स्टीयरिंग से जा टकराया। स्टीयरिंग से सिर टकराते ही अजय अपनी चेतना खो बैठा। राजेश के तो हाथ पांव ही फूल गए। कार गड्ढे में फंसी थी, इंजन चालू था और ड्राइविंग सीट पर बैठा उसका दोस्त बेहोश हो चुका था। ऐसी स्थिति में राजेश की बुद्धि कुंद सी होकर रह गई। उधर उसे उस इलाके का भय भी सता रहा था, खासतौर पर डाक बंगले का भय, जिसके बारे में अजय ने बताया था कि वह आसपास ही कहीं है। जेहन में डाक बंगले का ख्याल कौंधते ही राजेश के भीतर चेतना सी आ गई। वह जल्दी से इस इलाके से निकलने की जुगत में लग गया। उसने झटपट बेहोश अजय को खींचकर साइड में किया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। राजेश ने कार को गड्ढे से निकालने की कोशिश की, मगर वह टस से मस न हुई। उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। हिम्मत करके वह कार से बाहर निकला ताकि कार को धकेलकर गड्ढे से निकाल सके। उसने कार को धक्का दिया। कार नहीं हिली। जैसे ही उसने कार को दोबारा धक्का देना चाहा, वैसे ही वातावरण में जोरदार ठहाके की आवाज गूंज उठी। आवाज कुछ ही दूरी से आती सुनाई दी थी। इतनी बारिश में और सुनसान जगह पर ठहाके की आवाज किसकी हो सकती है? इस ख्याल से राजेश की आंखें फैलती चली गईं। जिसका डर था कदाचित वही स्थिति सामने आ रही थी। राजेश भय से चीख उठा, कौन है? कौन है? मैं हूं। इस बार उसने अपने पीछे से आवाज सुनी। राजेश तेजी से पलटा। उसने देखा कि सामने एक व्यक्ति खड़ा था, जिसके जिस्म पर रेनिंग सूट और सिर पर फेल्ट कैप थी। फेल्ट कैप में उस व्यक्ति का चेहरा नजर नहीं आ पा रहा था। राजेश अचानक उस व्यक्ति को सामने देखकर बदहवास सा हो उठा। उसके हलक से आवाज नहीं निकल पा रही थी। वह आंखें फाड़े उस व्यक्ति को देखे जा रहा था, जिसका चेहरा लाख कोशिश के बावजूद नजर नहीं आया था। लगता है कार फंस जाने से बहुत घबरा गए हों, उसने कहा, और धक्का देकर कार गड्ढे से निकालने की बेवकूफी करने लगे, इसीलिए मुझे हंसी आ गई। बहरहाल, मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। उस व्यक्ति के बात करने का अंदाज बड़ा शिष्टतापूर्ण था, इसीलिए राजेश की घबराहट थोड़ी कम हुई। उसने पूछा, मगर तुम हो कौन और इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो? मेरा नाम डेविड है और इस सड़क से कुछ दूरी पर ही मेरा घर है। आज मेरे बच्चे का बर्थडे है। मुझे खाना खाकर टहलने की आदत है, इसलिए चल दिया। रेनिंग कोट इसलिए पहना कि कहीं बारिश शुरू ना हो जाए। ओह, राजेश ने कहा, आप यहीं रहते हैं? हाँ, मगर मैंने तो सुना है कि यहां आसपास कोई डाक बंगला है जहां प्रेतात्माएं रहती हैं। डेविड ने वाक्य पूरा करते हुए कहा। क्या सचमुच उस डाक बंगले में प्रेतात्माएं रहती हैं? राजेश ने पूछा। यह सब बातें फैलाकर मेरे बंगले को बदनाम किया जा रहा है। क्या कहा? आपका बंगला? राजेश हैरत से बोला। तो क्या वह डाक बंगला आपका है? हां, बरसों पहले मैंने उसे सरकार से खरीदा था। तब से मैं ही उसमें रहता आ रहा हूं।
लेकिन आपने कहा कि आपके बंगले को बदनाम किया जा रहा है। हाँ, और बदनाम इसलिए किया जा रहा है ताकि मैं उसे बेच ना सकूं। एक आध बार वहां किसी की मृत्यु हो गई और अफवाह उड़ा दी गई कि उसमें प्रेतात्माएं रहती हैं। सचमुच इस दुनिया के लोग बड़े झूठे हैं। इसका मतलब डाक बंगले के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह सब झूठ, सफेद झूठ। डेविड ने कहा, आप चलकर खुद देख लें। वहां मैं और मेरा परिवार रहता है। हम बंगले के गेस्ट हाउस में आने वाले का स्वागत करते हैं, बशर्ते वह हमारी कसौटी पर खरा उतरे। आप चलेंगे तो आपका वहम दूर हो जाएगा। मैं आपकी कार को गड्ढे से निकालता हूं, उसके बाद आप आज हमारे मेहमान बनिएगा। अचानक राजेश को डेविड की बातों से एक विचित्र सा सम्मोहन महसूस होने लगा। उसके भीतर की आशंकाएं, भय, झिझक सभी कुछ पलक झपकते समाप्त हो गए। उधर डेविड ने कार को धक्का लगाया। इस दौरान इंजन अपने आप न जाने क्यों बंद हो गया था। डेविड ने कार को धकेलकर सड़क पर ला दिया। लीजिए मिस्टर राजेश, मैंने आपकी कार निकाल दी, डेविड ने कहा। और राजेश, वह मंत्रमुग्ध सा डेविड को देख रहा था। उसे यह भी समझ में ना आ सका कि डेविड को उसका नाम कैसे मालूम हो गया। उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, थैंक यू मिस्टर डेविड। कोई बात नहीं मिस्टर राजेश, हम इधर से आने जाने वालों का अच्छी तरह ख्याल रखते हैं। और आइए मेरे साथ, आपको मैं अपने बंगले पर ले चलता हूं। हाँ चलिए, राजेश ने यंत्रवत कहा और राजेश डेविड के साथ चल पड़ा। उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि उसका मित्र अजय कार में इस समय भी बेहोश पड़ा है। वह तो मानो डेविड का गुलाम हो गया था जो उसे डाक बंगले की तरफ लिए जा रहा था। उसे यह भी ध्यान नहीं आया कि अकेले डेविड ने सिर्फ धक्के से कार गड्ढे से कैसे निकाल दी। मूसलाधार बारिश थम चुकी थी, हालांकि बूंदाबांदी अब भी जारी थी। उसी समय सहसा अजय की बेहोशी टूटी जब राजेश डेविड के पीछे पीछे चला जा रहा था। कार को भी उसने गड्ढे से निकला देख लिया था, लेकिन राजेश को डेविड के पीछे जाते देख वह चौंक पड़ा। अजय ने भी डेविड का चेहरा देखने की कोशिश की थी, परंतु वहां जहां गर्दन और चेहरा नजर आता है वह स्थान खाली सा था। उसने राजेश को पुकारा, मगर राजेश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह तेजी से डेविड के पीछे चलता अजय आश्चर्यचकित रह गया कि आखिर राजेश ने उसकी पुकार को अनसुना कैसे कर दिया। आखिर एक अजनबी के साथ वह क्यों चला जा रहा है? इस प्रकार के ढेर सारे प्रश्न उसके मस्तिष्क में उमड़ने घुमड़ने लगे। सहसा उसे डाक बंगले की बात याद आ गई। ओह माय गॉड, अजय बड़बड़ा उठा। कहीं राजेश उसी डाक बंगले की तरफ तो फेल्ट कैप वाले के साथ नहीं जा रहा है? अजय को विश्वास होने लगा कि निश्चय ही राजेश डाक बंगले की तरफ जा रहा है जो अभिशप्त है। मुझे राजेश को बचाना होगा। अजय फिर बड़बड़ाया। साथ ही वह तेजी से कार से बाहर निकला, मगर बाहर बूंदाबांदी थी। उसने कार की डिक्की खोली जिसमें उसका रेनकोट और कैप रखी थी। झटपट रेनकोट और कैप को धारण करके उसने डिक्की को बंद किया और उसी दिशा की तरफ लपका जिधर राजेश डेविड के पीछे पीछे गया था। अभिशप्त डाक बंगला। राजेश डेविड के साथ उसी बंगले के करीब पहुंच चुका था। बंगले के भीतर रोशनी थी। राजेश ने डेविड के साथ उसमें प्रवेश किया। इस वक्त उसका मन मस्तिष्क जड़ सा हो चुका था। उसे जिस डाक बंगले के नाम से कुछ देर पहले सिहरन हो रही थी, उसी डाक बंगले में वह इस वक्त बेहिचक दाखिल हो चुका था। भीतर जश्न चल रहा था। औरत, मर्द, बच्चे मस्ती में थे और कोई खा रहा था तो कोई थिरक रहा था। अट्ठाहस, ठाके, औरतों की खिलखिलाहटें, यही सब सुनाई दे रहा था। एक तरफ संगीत की धुनें गूंज रही थीं। ढोलक, तबले, हारमोनियम, गिटार आदि वाद्य यंत्र बजाने वाले अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। मगर डेविड और राजेश पर जैसे ही सबकी नजर पड़ी कि सब कुछ थम गया। बड़े से हॉल में मनाया जाने वाला यह जश्न रुक गया और सभी राजेश को टकटकी लगाए देखने लगे। किसी की भी पलकें झपक नहीं रही थीं। लगता था मानो उन लोगों के पलकें ही न हों। हॉल में सन्नाटा सा छा गया। खुशखबरी, खुशखबरी, डेविड ने चिल्लाकर कहा। आज हमारे यहां यह मेहमान आया है। डेविड के ऐसा कहते ही वहां खड़ी हुई युवतियों ने जोरदार खिलखिलाहटें बिखेर दी। एक युवती जिसकी पलकें स्थिर थीं बोली, डेविड अंकल, मेरी चाहत है कि आज के इस मेहमान की परीक्षा में लूं। क्या इसकी इजाजत है? हाँ मारिया, इसकी परीक्षा आज तुम ही लेना। काश यह मेहमान तुम्हारी परीक्षा में खरा उतर जाए, जिससे हम सब मुक्त हो जाएं, वरना परीक्षा की कसौटी पर खरा न उतरने से तुम्हारी शक्ति का प्रकोप इसे भी पिछले मेहमानों की तरह समाप्त कर देगा।
मारिया ने ठहाका लगाया। जाओ मारिया, इसे मेहमान खाने में ले जाओ और देखो कि यह इंसान सचमुच इंसानों में खरा है या खोटा, डेविड ने कहा। ठीक है अंकल, मारिया ने कहा और फिर वह राजेश की तरफ बढ़ने लगी। और राजेश, वह तो मानो मारिया के रूप लावण्य पर मर मिटा था। इसी कारण वह मारिया को लगातार टकटकी लगाए देखे जा रहा था। मारिया जैसी सुंदर युवती उसने पहले कभी नहीं देखी थी। मारिया राजेश के पास पहुंची। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो राजेश ने भी झट उसका हाथ पकड़ लिया। नारी के हाथ का कोमल स्पर्श पाकर राजेश के भीतर गुदगुदी सी हुई और उसने मारिया का हाथ हौले से दबा दिया। इस पर मारिया के होठों पर कातिल मुस्कान थिरक उठी। आओ मेरे साथ चलो, अकेले में चले, मारिया ने कहा और हाथ थामे वह राजेश को एक दिशा में ले जाने लगी। राजेश उसके साथ चला जा रहा था। मारिया के जिस्म से आती भीनी भीनी खुशबू ने उसे मदहोश सा करके रख दिया था। उसके भीतर मारिया से प्रेम क्रीड़ा की कल्पनाएं अंगड़ाइयां ले रही थीं। एक शानदार कमरे में मारिया राजेश को लेकर पहुंची, मगर राजेश कमरे में आते आते मारिया के प्रति उन्मत्त सा हो चुका था। मारिया के यौवन को निहारते निहारते उसकी इच्छा उसे बाहों में भरने की होने लगी थी। आओ यहां बैठो राजेश, मारिया ने उसे नाम से संबोधित करते हुए एक चेयर की तरफ संकेत किया। राजेश यंत्रवत सा चेयर पर बैठ गया। उसे अपनी तरफ देखते पाकर मारिया उसके पास वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? तुम्हारी खूबसूरती को देख रहा हूं, राजेश ने कहा। मारिया ने कहा, नहीं ऐसा मत कहो, राजेश ने कहा। क्यों? तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो। तुमको पाने की इच्छा हर पुरुष की हो सकती है, तुम जैसी युवती नहीं। नहीं राजेश, मारिया ने समझाते हुए कहा, मुझे लेकर ऐसी कमजोरी वाली बातें मत करो, वरना तुम हमारी कसौटी पर खरे नहीं उतर पाओगे। मैं कुछ नहीं जानता मारिया, राजेश ने सहसा मारिया को बाहों में भरते हुए कहा। तुम इस कमरे में मेरे साथ अकेली हो, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूं। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो और ना ऐसा करना, मारिया ने अपने को छुड़ाते हुए कहा। मैं चाहती हूं कि तुम हमारी परीक्षा में पास हो जाओ। तुम्हारे चरित्र की दृढ़ता ही हमें मुक्त कर सकती है। तुम्हारी भलाई भी इसी में है। परंतु राजेश तो मानो अपना होश खो चुका था। वह मारिया के आकर्षण से स्वयं को मुक्त नहीं कर पा रहा था। उसने पुनः झपटकर मारिया को अपनी बाहों में भर लिया। प्लीज राजेश, मेरी बात मान जाओ। मारिया ने पुनः स्वयं को छुड़ा लिया, मगर मारिया जितना विरोध कर रही थी उतनी ही तेज गति से राजेश बेकाबू होता जा रहा था। उसमें मारिया को तुरंत पा लेने की हसरत अत्यंत प्रबल हो उठी थी। उसने इस बार पूरे वेग से मारिया को बाहों में कसा। मारिया ने रो रो कर उसे समझाया, किंतु राजेश अपने आपे में ही नहीं था। उसने अपने होंठ मारिया के होठों की तरफ बढ़ा दिए, परंतु जैसे ही राजेश ने अपने होठों का स्पर्श मारिया के होठों से किया, वैसे ही उसे लगा कि जैसे उसने किसी गर्म दहकते अंगारे पर होंठ रख दिए हों। राजेश बुरी तरह चीख उठा। उसकी चीख के साथ ही मारिया ने अट्ठाहस लगाने शुरू कर दिए। राजेश के होंठ बिल्कुल जल गए थे। वह हैरत से मारिया को देखे जा रहा था, जो अट्ठाहस लगाते लगाते एक शोले के रूप में बदल गई थी। राजेश ने देखा कि वह शोला एक नरकंकाल के भीतर से निकलकर उसके जिस्म में पैवस्त हो गया। शोले के पैवस्त होते ही राजेश की एक हृदय विदारक चीख उस कमरे में गूंजी। उसका सिर चकराने लगा, पलकें बोझिल होने लगीं। वह बेहोश होने की स्थिति में पहुंच चुका था। उसके घुटने मुड़ना शुरू हुए। फर्श पर गिरते गिरते उसने देखा कि कई नरकंकाल उस कमरे में ठहाके लगाते हुए प्रविष्ट हो रहे थे और सभी शोर मचा रहे थे। यह भी कसौटी पर कमजोर निकला, यह भी कसौटी पर कमजोर निकला। यही सुनते सुनते राजेश फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बेहोश होते ही नरकंकालों ने नृत्य करना शुरू कर दिया। उनके अट्ठाहस निरंतर कमरे में गूंज रहे थे। जो कुछ उस कमरे में हो रहा था उसे एक तरफ छिपा अजय सांस रोके और आंखें फाड़े देख रहा था। उसका चीखने को मन कर रहा था, किंतु वहां का भयानक दृश्य देखकर भी वह स्वयं को काबू में रखे हुए था। उसका मकसद किसी प्रकार अपने मित्र राजेश को बचाना था। अजय राजेश और डेविड का पीछा करते हुए बंगले तक पहुंचा था।
उसने देखा था कि राजेश किसी रोबोट की तरह डेविड के साथ उस बंगले तक चला आया था। अजय को हैरत दो बातों पर थी। पहली तो यह कि राजेश के चलने का अंदाज और हाव भाव साबित करते थे कि राजेश अपने आपे में नहीं था, क्योंकि कुछ देर पहले वह उस डाक बंगले के नाम से भी घबराया हुआ था, किंतु इस समय वह बेहिचक उस अजनबी डेविड के साथ उधर चला आया था। दूसरी बात यह थी कि डेविड का चेहरा लाख कोशिशों के बावजूद वह नहीं देख पाया था। अजय को आश्चर्य इस बात पर भी था कि उजाड़ से उस बंगले में रोशनी नजर आ रही थी। उसके बाद उसने वह सब कुछ अपनी आंखों से देखा था जो राजेश के साथ हुआ था। मगर अजय के देखने में अंतर था। अंतर यह था कि उसे बंगले के भीतर सभी नरकंकाल दिखाई दिए थे। खुद डेविड भी ज्यों ही बंगले में दाखिल हुआ, नरकंकाल के रूप में तब्दील हो गया था। उसने देखा था कि राजेश भी एक नरकंकाल के साथ ही एक तरफ चला गया था। किसी तरह अजय भी उस कमरे तक पहुंच गया था। वहां वह आश्चर्य से आंखें फाड़े देखता रहा था कि राजेश साथ आए नरकंकाल से ऐसे बात कर रहा था जैसे वह कोई खूबसूरत युवती हो। और फिर उसने राजेश को चींक मारते देखा। राजेश के होंठ ऐसे जल उठे थे जैसे कि गर्म अंगारे के स्पर्श से जल उठते हैं, और इस वक्त भी वह वहां नरकंकालों का नृत्य देख रहा था। कुछ मिनट बाद वे सभी नरकंकाल कमरे से चले गए। इस वक्त सिर्फ राजेश ही उस उजाड़ पुराने कमरे में बेहोश पड़ा था। अजय के माथे पर पसीना छलछला रहा था। जो कुछ उसने देखा था वह अविश्वसनीय मगर सत्य था। उसे भय की बार बार सिहरन महसूस हो रही थी। वह डर रहा था कि कोई संकट उस पर भी ना आ जाए, मगर राजेश उसका मित्र था। उसे बचाने के लिए वह अपनी जान पर भाग खल सकता था। आखिर अजय ने अपने बिखरे साहस को समेटा और कलेजा मजबूत करके वह कमरे में प्रविष्ट हो गया। उसने झटपट राजेश को अपने कंधे पर लादा और तेजी से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। राजेश को कंधे पर लादे अजय बंगले के गेट के करीब पहुंच ही गया था, मगर अगले पल ही उसे अपने पीछे से अनेक चीखें और रोने की भयानक आवाजें सुनाई देने लगीं। अजय ने पलट देखा तो भय से एक बार फिर उसकी आंखें फैल गईं। वह पसीने पसीने हो गया क्योंकि वहां कई नर कंकाल खड़े थे। फिर भी उसने खुद को संभाला और दौड़कर गेट पार कर गया। उसके गेट पार करते ही नर कंकालों की चीखें और रुदन अट्ठहासों में बदल गए। अजय ने बेहताशा दौड़ना शुरू कर दिया। उसे बंगले की तरफ से अट्ठहासों का स्वर अब भरी सुनाई दे रहे थे। किसी तरह वह सड़क पर खड़ी अपनी कार तक पहुंच गया। उसने राजेश को कार की पिछली सीट पर डाला और जल्दी से ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। वह बदहवास हो उठा था। उसने चाबी घुमाई, कार स्टार्ट हुई, मगर तभी मिस्टर अजय, एक स्वर उसके दाईं तरफ से उभरा। अजय ने घबरा कर देखा तो डेविड को खड़े पाया। डेविड रेनकोट में था और उसकी फेल्ट कैप के नीचे स्याह अंधेरा नजर आ रहा था। क्या बात है? अजय के हलक से जैसे तैसे शब्द फूटे। राजेश को बचाने की कोशिश कर रहे हो? जरूर करो, मगर यह नहीं बचेगा। बच भी गया तो इसकी जिंदगी मौत से भी बदतर होगी, क्योंकि यह इंसान चारित्रिक दृष्टि से बहुत कमजोर है। तुम साहसी हो, इस गुण के कारण हम तुम्हें मार नहीं सकते, वरना तुम इसे कभी हमारे यहां से नहीं ला पाते। जाओ, इसे ले जाओ। यह नहीं बचेगा, यह नहीं बचेगा। यह हमारी कसौटी पर खरा नहीं उतरा। इसकी सजा सिर्फ मौत है। मीत चाल चलन बहुत बड़ी चीज है। वो तुम्हारे दोस्त में नहीं है, इसलिए यह मौत के रास्ते पर बढ़ चुका है। कहते कहते डेविड वहां से गायब हो गया। जो कुछ अजय ने सुना और देखा उससे वह जड़ सा हो गया, मगर अचानक उसे चेतना आई और उसने कार को दौड़ा दिया। वह जल्द से जल्द उस इलाके से दूर निकल जाना चाहता था। अजय ने राजेश को शहर आते ही अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर उसे होश में तो ले आए, मगर होश में आने पर भी राजेश की मानसिक दशा अस्वाभाविक रही। वह किसी को भी नहीं पहचान पा रहा था। अजय जब भी उससे बात करता तो मारिया मारिया रटने लगता। शरीर दुर्बल होता जा रहा था। धीरे धीरे वह नरकंकाल जैसा ही नजर आने लगा, मानो उसके शरीर से सारा रक्त निचोड़ लिया गया हो। अजय को राजेश की इस दशा पर दुख और आश्चर्य दोनों थे। सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर था कि उसके जले होंठ किसी भी दवा से ठीक नहीं हो सके थे, और एक दिन राजेश की मृत्यु हो गई। उसके होठों पर अंतिम नाम मारिया का था। अपनी मृत्यु के उपरांत राजेश अजय के लिए असहनीय दुख और ढेर सारे प्रश्न छोड़ गया था। वह डाक बंगला उसके लिए अब भी रहस्यमय था। डेविड के शब्द उसके कानों में अब भी गूंज रहे थे।
यह हमारी कसौटी पर खरा नहीं उतरा। शायद डाक बंगले में रहने वाली अभिशप्त आत्माओं को किसी चरित्रवान व्यक्ति की प्रतीक्षा थी जो उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सके।